अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 51। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सदाकत शाह दिल के मरीज थे और डॉक्टर्स ने इन्हें ज़हनी दबाव से दूर रहने का मशवरा दे रखा था, लेकिन इस वक्त जो परेशानी वो खुद को इससे किसी तौर अलहदा नहीं रख सकते थे। एक तरफ इनकी जवासाल बेवा बेटी का कलेजा नोच लिया गया था, तो दूसरी तरफ इनकी आंखों का नूर आलम शाह गायब था। इन हालात में उन्होंने हौसला छोड़कर बैठ जाने के बजाय अपने आहनी असाब के मालिक होने का सबूत दिया था और मुमकिन तौर पर अपने ताल्लुकात की डोरें हिलाकर मसाइल से निपटने की सही कर रहे थे। आलम शाह के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए उन्होंने बाला ही बाला बहुत सी बातें मालूम कर ली थी। चाचड़ और उसके गिरोह से होने वाले टकराव के बारे में जो मालूमात इनके पास आई थी, इनके मुताबिक चाचड़ पे कुछ साथियों के साथ इस हमले में हलाक हो गया था। इसके 2-3 साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे और चंद एक फरार होने में कामयाब हो गए थे। सच्चल ने जिस गाड़ी में सरमद और आलम शाह की मौजूदगी का जिक्र किया था, इसके बारे में भी इन्हें सब खबरें मिल गई थी। गाड़ी चोरी की थी और इसके सवारों ने पुलिस के ताकुब से बचने के लिए गाड़ी छोड़कर पैदल फरार होने को तरजीह दी थी। पुलिस वालों ने इस सूरत में भी इनका ताकुब करने की कोशिश की थी और इनका अंदाजा था कि उन्होंने इस दानी हाउसिंग स्कीम के आसपास मफरूर अफराद को खोया है। एक शक ये भी था कि वो लोग इस हाउसिंग स्कीम में कहीं पनाह लेने में कामयाब हो गए थे, ताहम पुलिस इन्हें वहां तलाश करने में नाकाम रही थी। पुलिस के इस शक को सदाकत शाह ने संजीदगी से लिया था और कुछ मुश्तरका दोस्तों के जरिए इस दानी को पैगाम भिजवाया था कि अगर इनका बेटा इसकी कैद में है तो इसकी वापसी के लिए माकूल रकम अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन इस दानी ने आलम शाह और सरमद की अपने पास मौजूदगी से कतई इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो बिल्कुल बंद गली में आ खड़े हुए थे। दूसरी तरफ नवासे की बाजियाबी भी मुमकिन नहीं हुई थी, हालांकि इसके लिए भी वो बड़े बड़े जराए से लतीफ़ सोमरू पर दबाव डलवा रहे थे। इस नाकामी ने इस नहज पर सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो अपने मुश्तिल मुतक़िदीन और मज़ारों को लतीफ़ सोमरू पर चढ़ाई की इजाज़त दे दें। इससे लतीफ़ सोमरू को तो जाहिर है बराह रास्त कुछ न बिगड़ता, लेकिन खूरेजी होती तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर दरमियान में कूद पड़ते जो लतीफ़ सोमरू को बच्चे की वापसी के लिए कायल करके छोड़ते। वो कोई बहुत ज़्यादा पासा शख्स नहीं था और माजी में रूहानी और सियासी साख बनाए रखने के लिए छोटे मोटे खेल खेलते रहे थे, लेकिन इस हद तक कभी नहीं गए थे कि इंसानी जानों का बेदरिक ज़िया करवाने के लिए तैयार हो जाते। अब भी सख्त दुख और इश्तियाल में होने के बावजूद वो अपनी फितरी रहमदिली के सबब कई बार सोचने के बावजूद हुक्म जारी करने में हिचकिचाहट का शिकार थे और इनकी हिचकिचाहट कुर्बान शाह के लिए इम्तिहान बनी हुई थी। उन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया था और अब हर कीमत पर इस बेटे की वाहिद निशानी की वापसी के ख्वाहां थे। सदाकत शाह की हिचकिचाहट और कुर्बान शाह के इज़्तिराब ने मिलकर माहौल को खासा तनावज़दा कर दिया था और इस वक्त वो दोनों तन्हा बैठक में मौजूद इस मसले पर अपने अपने तौर पर गौर कर रहे थे। ऐसे में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मुलाजिम इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। साईं, एक छोकरी आई है, बोलती है साईं सदाकत या साईं कुर्बान शाह में से किसी से मुलाकात करवा दो, बहुत अहम मालूमात देना है। मुलाजिम ने आजिज़ी से इत्तला दी। कुछ नाम पता नहीं बताया इस लड़की ने अपना? कुर्बान शाह ने रौब से पूछा। नहीं शाह साईं, बहुत पूछा पर कुछ नहीं बताती, कहती अपनी जान हथेली पर रख कर आई हूँ, वो जो बताना है वो बस शाहों में से किसी को बताऊंगी, मुलाजिम ने बताया। ठीक है, इसे भेज दो, देखते हैं क्या कहती है। इन हालात में वो एक ऐसी किसी पुरसर मुलाकाती को अहमियत देने पर मजबूर थे। तबरीयत याफ्ता मुलाजिम ने एक मुलाजमा के जरिए लड़की की मुकम्मल जामा तलाशी के बाद इसे खिदमत में हाजिर कर दिया। सलाम साईं। लड़की, जिसने अपना चेहरा ओढ़नी के पल्लू से छुपा रखा था, दोनों के आगे बारी बारी हाथ जोड़े और लरजती आवाज में बोली, हाँ छोरी बोल, क्या बात है जो तुझे सिर्फ हमसे बात करना है? कुर्बान शाह ने इसके सलाम को नजरअंदाज करते हुए सख्त लहजे में पूछा। मैं सोमरू साईं की हवेली में काम करती हूँ शाह साईं, और आपको अपने अकल के हिसाब से एक राज सुझाने आई हूँ। लड़की की आवाज़ अब भी कांप रही थी, लेकिन वो तो इसका तारुफ सुनकर हैरान रह गए थे। इसने भेजा है तुझे इधर? सदाकत शाह कड़के। किसी ने नहीं साईं, अल्लाह पाक की कसम, मैं अपने दिल के कहने पर आई हूँ। मुझे पता लगा था कि छोटे शाह साईं के अगवा को लेकर बड़ा खून खराबा होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं इस खून खराबे को रोक सकी तो ये बड़ा काम होगा, इसलिए अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ चली आई। साईं सोमरू की इस बात की भिनक भी पड़ गई तो मेरी बोटियाँ करवा कर चील कौवों को खिला देंगे। वो ऐसे कांप रहे थे जैसे चश्मे तसव्वुर से खुद को चील कौवों की खुराक बनते देख रही हो। जो बोलना है जल्दी बोल दे छोरी, हमारे पास ज्यादा फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। इस बार सदाकत शाह ने से मुखातिब किया। मुझे बस इतना कहना था साईं के आप साईं सोमरू की हवेली पर हमले का ख्याल दिल से निकाल दें। मुझे अच्छी तरह खबर है कि छोटे शाह साईं को वहाँ नहीं रखा गया। हमला करने से बेगुनाह लोगों की जाने जाने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी दी इतना इतनी अनोखी नहीं है छोरी। हमें भी मालूम है कि लतीफ़ सोमरू ने कच्ची गोली नहीं खेल रखी हैं जो बच्चा हवेली में रखकर बैठा हो, लेकिन हम चुप ही नहीं बैठ सकते। जितना खून बहता है बहने दो। हमारे खानदान से वफादारी का दावा करने वाले खानदान के वारिस के लिए खून नहीं बहाएंगे तो और कौन सा वक्त आएगा इनकी वफादारी का सबूत देखने के वास्ते।
कुर्बान शाह ने नहायत सर्द मोहरी से अपना फैसला सुनाया। अगर मैं आपको खून बहाने के सिवा कोई दूसरी राह दिखा दूं तो। लड़की इस बार पुरएतमाद महसूस हुई। पहेलियां न बुझवा, जो बोलना है जल्दी से बोल। कुर्बान शाह ने चिड़चिड़ेपन का इजहार किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साई सोमरू ने हवेली में मौजूद 2 बीवियों के अलावा एक खुफिया निगाह शहर में भी कर रखा है। शहर वाली बीवी सबसे खूबसूरत और लाडली है। इस बीवी से भी साई सोमरू का एक बेटा है। आप इन माँ बेटे के बदले अपने वारिस का सौदा कर लें। इसका ये इंकिशाफ कोई मामूली नहीं था। वाकई ऐसा था तो बहुत कुछ किया जा सकता था। वो दोनों पे दर पे सवालात करके इसके बारे में लड़की से सवालात करने लगे, जिनके नतीजे में इन्हें मालूम हुआ कि लतीफ सोमरू की वो खुफिया बीवी एक साबिका फिल्म स्टार थी, जिसे एक फ्लॉप फिल्म के बाद दूसरी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ज़ुबू हाली का शिकार न होती तो शायद अपने हुस्न के बलबूते पर इसे मजीद मौके मिल जाते। थर्ड क्लास एक्टिंग की वजह से वो टेलीविजन पर भी जगह नहीं बना सकी और चंद एक कमर्शियल करने के बाद निजी महफिलों में अपने फन का मुजाहरा करने लगी। ऐसी एक महफिल में सोमरू का इससे टाकरा हुआ और वो इस पर ऐसा फरीफ्ता हुआ कि इसकी माँ की हर शर्त मानकर इसे अपने निकाह में ले लिया। अब पिछले 2.5-3 साल से वो सोमरू की बीवी थी और इससे सोमरू का तकरीबन 1.5 साल का एक बेटा भी था। सोमरू जब भी शहर जाता था अपनी इस बीवी पर जरूर ठहरता था। खानदान में किसी को इसकी इस खुफिया शादी का इल्म नहीं था, लेकिन ऊंची दीवारों वाले खानदानों के साथ ये अजीब मामला होता है कि जो बात वो सारी दुनिया से छुपाए रखते हैं वो इनके मुलाजमीन के इल्म में आ जाती है। सदाकत शाह की खिदमत में हाजिर सोमरू की इस मुलाजमा को भी हाल ही में इस बात का इल्म हुआ था और अब इसने ये राज इनके रूबरू खोल दिया था। तुम सोमरू की मुलाजमा हो, तुम्हारा खानदान में यकीनन इसका खिदमत गुजार होगा। हमने सुना है अपने हुक्म अदूली करने वालों और गद्दारों के साथ वो बहुत सख्ती से पेश आता है। फिर तुमने कैसे इतनी बड़ी जुर्रत कर ली कि इसके खिलाफ हमें टिप देने चली आई? इसकी फराहम करदा मालूमात की अहमियत अपनी जगह लेकर सदाकत शाह अब भी इसकी तरफ से मशकूक थे। कुछ जज्बे खौफ से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं शाह साईं। मैं बात खुल जाने की सूरत में अपना इंजाम जानती हूँ, लेकिन मुझे साईं सोमरू से ज्यादा किसी और से वफा निभाने की फिक्र है। सरमद आपका जानिसार है, वो चाहता है कि मैं इस जानिसारी में इसका साथ दूँ जिससे मैं इतना बड़ा खतरा मोल लिया। सरमद से मेरा फ़ोन पर रब्ता हो जाता तो मैं आपको जहमत नहीं देती। कल से मैं इसे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन इसका फ़ोन बन जा रहा है। मुझे डर हुआ कि अब भी मैंने कुछ नहीं किया तो खामखा खून खराबा हो जाएगा, इसलिए आपके पास चली आई। अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद रखूँगी कि मेरा जान हथेली पर रख कर आना बेकार नहीं जाएगा। इसने हस्ब दस्तूर हाथ बांध कर सलाम किया और उल्टे कदमों पीछे हट गई। सदाकत शाह और कुर्बान शाह में से कोई भी इसे रोकने की कोशिश न कर सका। नकीब की लाश अंधेरे तहखाने के सर्द फर्श पर पड़ी थी और सरमद और आलम शाह इस जैसे इंजाम से बचने के लिए फरार की राह बनाने में मसरूफ थे। बाथरूम की दीवार पर तो नकीब ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया था, इसलिए दोनों थोड़ी सी कोशिश के बाद ईंटें उखाड़ कर दीवार में अच्छा खासा शिकाफ बनाने में कामयाब हो गए थे। अब सीवरेज के पाइप में खला बनाने का मरहला था। इतने मोटे और मजबूत पाइप को तोड़ना आसान बात नहीं थी, वो भी ऐसी सूरत में कि इनके पास कोई भारी और मजबूत शय नहीं थी जिससे वो पाइप पर जरब लगा सकते। होती भी तो वो यहाँ होने वाले काम की भिनक ऊपर वालों को मिलने की गलती करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। इन्हें एहतियात और तेजी से ये काम निपटाना था, इसलिए समद के बहुत मना करने के बावजूद भी आलम शाह इसके साथ इस काम में शरीक हो गया था। हैरत अंगेज तौर पर अब इसे इस गंदे और बदबूदार वाशरूम में अब बुकाइयाँ भी नहीं आ रही थी। नकीब की मौत ने इसके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया था। इसे समझ लिया था कि अगर इसे खुद को नकीब जैसे दर्दनाक इंजाम से बचाना है तो जिद्दोजहद करना होगी। तबीयत की नफासत पसंदी अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये थी कि बेबसी और तकलीफ के आलम में मरने का एहसास इस गंदे वाशरूम में आज़ादी की जिद्दोजहद करने के मुकाबले में ज़्यादा तकलीफ दे था। इसने समझ लिया था कि अगर इसने अभी ये तकलीफ नहीं उठाई तो बाद में बेबस होकर इस गंदे वाशरूम को इस्तेमाल करने पर भी मजबूर होगा और इस गज़ा और पानी को भी कबूल करना पड़ेगा जो यकीनी तौर पर इंसानों के लायक नहीं था। मिजाज की नज़ाकत से हटकर, क्योंकि अपने मशागल की वजह से वो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत है, इसलिए सरमद का भरपूर साथ देने में से कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। अपने इस काम को अंजाम देने के साथ साथ वो वक्फे वक्फे से तहखाने के दरवाजे की चौखटी से भी झाँक कर दिखाते थे कि कहीं तो नीचे से आ तो नहीं रहा, लेकिन किसी की कोई सुनगुन नहीं थी। शायद इन पर बाकायदा सितम ढाने से कबल इन्हें तन्हाई, भूख और प्यास के जरिए तोड़ने का इंतजाम किया गया था। काफ़ी हद तक इस अजाब में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन अभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि इनके कवा कमज़ोर पड़ जाते। नकीब मरते मरते ने फरार की राहत बताकर इन पर बड़ा एहसान कर गया था। वो इस एहसान के बदले नकीब के लिए तो इतना भी नहीं कर सकते थे कि इसकी बेगोरो कफन पड़ी लाश को दफनाने का इंतजाम कर पाते। लेकिन ये तय था कि अगर वो यहाँ से सही सलामत निकल जाने में कामयाब हो जाते तो नकीब की बेवा माँ और बहन के लिए इतना कुछ ज़रूर कर डालते कि नकीब की रूह पुरसकून हो जाती। अपने पास मौजूद नकीब के मामूली औजारों से पूरी रात उन्होंने इतनी जाबशानी से जद्दोजहद की कि बज़ाहिर नामुमकिन महसूस होने के मजबूत पाइप में भी शिकाफ डालने में कामयाब हो गए। दीवार के मुकाबले में यह शिकाफ छोटा बना था, लेकिन दोनों किसी न किसी तरह अपने जिस्म को सुकेड़ कर इस शिकाफ से गुजरने में कामयाब हो गए।
इस कोशिश में इनके जिस्मों पर काफ़ी खराशें भी आईं, लेकिन ये वक्त खराशों पर तवज्जो देने का नहीं था। वो दोनों अजीब जोश की सी कैफियत में सीवरेज लाइन की शक्ल में बनाई गई इस सुरंग से आगे बढ़ने लगे। अपने लंबे कद की वजह से इन्हें कदरे सर झुकाकर चलना पड़ रहा था, वरना सुरंग ऐसी थी कि दरमियाने कद का कोई फर्द आसानी से इसमें चल सकता था। सुरंग में दाखिल होते वक्त उन्होंने नकीब के औजारों समेत टॉर्च भी साथ ले ली थी, लेकिन इस छोटी सी टॉर्च की रोशनी अब बहुत कम हो चुकी थी। खुशकिस्मती से सुरंग में इतना ज्यादा अंधेरा भी नहीं था कि इन्हें टॉर्च लाने की जरूरत पेश आती। वो महसूस कर रहे थे कि इस सुरंग में ऐसी खुफिया सुराख और दर्जे वगैरह रखी गई है जिनके जरिए रोशनी और हवा की मामूली मिकदार अंदर आ रही है। अगर ऐसा न होता तो इन्हें वहाँ खूब अंधेरे और घुटन का सामना करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और वो आसानी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सुरंग इनके अंदाजे से कहीं ज्यादा तवील साबित हुई थी और वो काफी देर में इसके दूसरे सिरे तक पहुंचने में कामयाब हो सके थे। दूसरा सिरा बंद था और नकीब ने इन्हें नहीं बताया था कि इस बंद सुरंग से निकलने का क्या तरीका होगा। शायद वो खुद भी नहीं जानता होगा। आलम शाह और सरमद अपने तौर पर सुरंग की दीवारों और छतों को ठोंक बजाकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। कहीं कोई बटन या उभार ऐसा नहीं था जिससे रास्ता खोला जा सकता, और ये एक तशवीशनाक बात थी। अगर वो सुरंग से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते तो हकीर चूहों की तरह वहां फंस कर रह जाते और बाज़ल और उसके साथियों के लिए इन्हें पकड़ लेना मुश्किल साबित न होता। खुद को इस अंजाम से बचाने के लिए वो दीवानों की तरह इधर उधर हाथ मार रहे थे कि इस मुकाम पर जहाँ छत का सुरंग की बंद दीवार से इत्तिसाल हो रहा था, सरमद का हाथ एक हैंडल से टकराया। इसने हैंडल को पकड़कर खींचा तो छत का एक हिस्सा ऐसे नीचे आने लगा जैसे वो किसी दराज को खींच रहा हो। वो हिस्सा पूरी तरह नीचे आ गया तो वो दोनों ही देखकर दंग रह गए कि इनके सामने एक बगैर पटके खुले शेल्फ वाली अलमारी मौजूद थी, जिसमें लकड़ी के मजबूत तख्तों को इस तरह जोड़ा गया था कि नीचे वाला शेल्फ सबसे चौड़ा था और ऊपर की तरफ जाते हुए तख्तों की चौड़ाई इस तरह बतदरीज कम होती चली जा रही थी कि एक सीढ़ी सी बन गई थी। वो दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते इस सीढ़ी के जरिए ऊपर पहुंचे। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। सरमद जो आगे था इसने बाहर निकलने से कबल इधर उधर का जायजा लिया। वो बहुत ज्यादा सामान से भरा हुआ एक खासा बड़ा कमरा था। यहाँ फिलवक्त कोई जीरो मौजूद ना था। इसने आलम शाह को लाइन क्लियर होने का इशारा दिया और वो दोनों आगे पीछे बाहर निकल आए। ऊपर पहुंचकर इसे वो हैंडल ढूंढने में दुश्वारी पेश नहीं आई, जिसको खींचने पर वो शेल्फ वाली अलमारी नुमा सीढ़ियां तेजी से ऊपर आ गईं। अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि इस अलमारी के नीचे कोई खुफिया रास्ता या सुरंग मौजूद है। वो दोनों मध्यम रोशनी वाले इस कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। कमरे में एक तरफ लकड़ी का टूटा फूटा फर्नीचर ढेर था तो दूसरी तरफ अनसिले कपड़ों का ढेर पड़ा था। एक हिस्से में लोहे और टिन पर मुश्तमिल कबाड़ भी नजर आया। इसी नोयत की चंद एक चीजें मजीद मौजूद थीं। वो साफ महसूस हो रहा था कि कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं था कि वो किस जगह मौजूद है। जिस जगह भी मौजूद थे खतरे की हद से बहरहाल बाहर नहीं थे। यजदानी हाउसिंग स्कीम से शुरू होने वाली सुरंग अगर यहाँ आकर खुल रही थी तो इसका मतलब था कि इस जगह के मालिक भी वही लोग हैं, और मुखालफिन की जगह पर मौजूद होने का मतलब बदस्तूर खतरे में होना। मैं दरवाजे के पास जाकर जायजा लेता हूँ कि हम किस जगह हैं और यहाँ से निकलने के क्या इम्कानात हैं। सरमद ने सरगोशी के आलम में शाह से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी इसने कदम आगे बढ़ाए ताकि दरवाजे की तरफ से ऐसी खटपट सुनाई दी जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। वो दोनों तेजी से भागकर कपड़ों के ढेर के पीछे छुप गए। चंद सानियों में ही दरवाजा खुल गया और कमरा तेज रोशनी से भर गया। ये देखे सर, ये स्टोर तो बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ खासा सामान मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं दूसरा खाली स्टोर खुलवा दूँ। वो दोनों अपनी जगह इस तरह दुबके हुए थे कि सर बाहर निकाल कर देखने की कोशिश नहीं की थी। इन्हें डर था कि इस कोशिश में वो आने वालों की नजरों में आ जाएंगे, लेकिन आवाजें बहरहाल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुमसे कहा है ना कि नजर का यही स्टोर रूम चाहिए। मेरी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? दोपहर तक सारा काट कबाड़ खाली कराओ और याद रखना कि आइंदा यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं रखवाना है। बास ने यह स्टोर रूम अपने खास माल के लिए महफूज कर रखा है। यहाँ सिर्फ वही रखा जाएगा। सख्त लहजे में बोलते हुए शख्स की आवाज़ इनके लहजे भी नहीं थी। वो 100% बाज़ल था, इरफानुल्लाह का सबसे बाइख्तियार और सरचड़ा बंदा, जो अपने इख्तियारात के बल पर हर एक से सख्त लहजे में बात कर सकता था। ओके सर, आप इत्मीनान रखें। स्टोर रूम दोपहर से पहले पहले खाली हो जाएगा और आइंदा के लिए भी आपकी हिदायत याद रखी जाएगी। बाज़ल के सख्त लहजे के मुकाबले में इस शख्स का लहजा खासा मुद्दिबाना था। मेरी हिदायत भूलने की गलती की तो अपनी मैनेजरी से हाथ धोने पड़ेंगे। हम बंदे को ज़मीन से उठाकर आसमान पर लाते हैं तो एक ही झटके में वापस ही रख देते हैं। जो हमारी मर्जी के मुताबिक काम ना करे वो बंदा हमारे किस काम का? बाज़ल ने रूनत से कहा। मैंने कहा है ना सर कि आइंदा गलती नहीं होगी तो यकीन करें नहीं होगी। इस शख्स ने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई। जवाबन बाज़ल जुबान से कुछ बोलने के बजाय एक हंकारा भरकर रह गया। फिर इन लोगों के जाते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। अब क्या करे साईं? कमरे के खाली होने के इत्मीनान होने पर सरमद ने आलम शाह से पूछा। ये बात वो लोग नोट कर चुके थे कि दरवाज़ा दोबारा से बाहर से बंद कर दिया गया था, इसलिए वहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये कपड़े की इतनी बड़ी बड़ी लाटें हैं, इनके बीच ही खुद को छुपा लेते हैं।
جب ان لاٹوں کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ باہر نکل جائیں گے۔ عالم شاہ نے تجویز پیش کی جو ان حالات میں خاصی معقول تھی۔ اس تجویز پر فوراً عمل کیا گیا۔ حسب توقع وہاں جلد ہی اٹھک پٹک کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مزدور مینیجر کی زیر نگرانی تیزی سے کمرہ خالی کرانے لگے۔ وہ مینیجر جو بازار کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا اب مزدوروں کو بے دھرے گالی دیتے ہوئے انہیں ہدایت جاری کر رہا تھا۔ شاید اس طرح وہ بازل سے اٹھائی جانے والی بے عزتی کا غصہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسین ایک کام کرو، وہ خنزیر کی اولاد بازل میرے آپس میں بڑا آرام کر رہا ہے، اس کے کچھ پینے پلانے کا انتظام کرو۔ سور کی اولاد کا موڈ اچھا رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ شراب اور عورت ملجھائے رکھو۔ ایسا کرنا کہ مس سیمی کے حادث کی خاطر کا سامان بھجوا دینا، وہ بڑی چلتا پرزا ہے، سنبھال لے گی اسے۔ سامان کی اٹھا پٹک کے دوران ہی انہوں نے مینیجر کی آواز سنی۔ وہ شاید کسی کو فون پر ہدایت دے رہا تھا اور انگریزی زبان کا استعمال کرنے کی وجہ سے بلا تکلف بازل کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ سامان کی منتقلی کا سلسلہ جاری رہا اور آخرکار وہ بھی کپڑے کی لاٹوں کے ساتھ اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے۔ دوسری جگہ منتقل ہونے پر بھی وہ پوری طور پر باہر نہیں نکلے، بلکہ جب آس پاس مچی ہلچل بالکل معدوم ہو گئی تب اپنی پناہ سے باہر آئے۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے بھی زیادہ اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، لیکن ذرا سا کھول کر دیکھنے پر باہر بیٹھے مزدور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان مزدوروں کی موجودگی میں باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنی بے لباسی کی وجہ سے وہ مزدوروں میں گھل مل کر بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے کہ فوراً ہی لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی۔ سائیں، وہاں دوسرا ایک واش روم ہے۔ عالم شاہ بھی دروازے پر ہی ٹکا ہوا تھا کہ سرمد مکمل جائزہ لے کر آ گیا اور اسے خبر دی۔ سرمد کی نشاندہی پر اس نے جا کر دیکھا۔ گزارے لائق واش روم تھا، لیکن وہاں جو سب سے اچھی چیز نظر آئی وہ ایک کھونٹی پر لٹکے کپڑے تھے۔ ان دونوں نے تیزی سے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ ایک معمولی کپڑے کا شلوار قمیض تھا، جبکہ ایک دھاری دار پاجامہ اور قدرے میلی سی آدھی آستینوں کی بنیان تھی۔ سرمد قمیض شلوار عالم شاہ کے حوالے کر دی اور خود بنیان اور پاجامے سے کام چلایا۔ یا انہیں واش روم کی سہولت سے بھی استفادہ کیا اور خود کو خاصا بہتر محسوس کیا۔ خالی پیٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فی الحال کوئی تدبیر نہیں تھی، لیکن واش بیسن کے نل سے چلو بھر پر انہوں نے اپنی پیاس ضرور بجھا لی تھی۔ یہ پانی اس پانی سے بہرحال بہت بہتر تھا جو تہ خانے میں انہیں فراہم کیا گیا تھا۔ اب ان کے لیے سامنے سے یہاں سے نکلنے کا مسئلہ تھا۔ وہ وقفے سے کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھتے رہے۔ بالآخر مزدوروں نے وہاں سے ہٹنا شروع کر دیا۔ تمام مزدور ہٹ گئے تو وہ دونوں احتیاط سے باہر نکلے۔ یہ ایک کھلا برآمدہ سا تھا جس میں قطار سے کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ شاید آفس ایریا تھا، کیونکہ برآمدے کے آگے پیچھے خاصی کھلی جگہ کے بعد کافی بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی، اور عمارت کی ساخت و بناوٹ سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی عمارت ہے۔ دونوں عمارات کو ایک مشترکہ بلند چار دیواری نے گھیر رکھا تھا۔ اس چار دیواری پر خاردار تار بھی بچھے ہوئے تھے اور آمد و رفت کے لیے واحد راستے کے طور پر لوہے کا مضبوط اور بڑا سا پھاٹک ہی نظر آ رہا تھا، جس پر مضبوط کاٹھی کا ایک مسلح چوکیدار متعین تھا۔ رات کا وقت ہوتا تو ان کے لیے نہ تو خاردار تاروں سے ڈھکی بلند چار دیواری مسئلہ بنتی، نہ ہی مسلح چوکیدار، لیکن دن کی روشنی میں تو یہ صورتحال تھی کہ وہ کچھ کرنے سے قبل ہی نظروں میں آ جاتے۔ ان گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں۔ ایک ستون کے پیچھے کھڑے وہ دونوں امکانات کا جائزہ لے رہے تھے کہ سربند نے سرگوشی میں برآمدے کے سامنے کھڑی 3-4 گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ چاروں گاڑیاں ہی مہنگی اور جدید تھی، لیکن کسی کے بھی اندر یا باہر ڈرائیور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹرائی کر لیتے ہیں، عالم شاہ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، اور پھر دونوں نہایت احتیاط سے گاڑیوں تک کا 10-15 قدموں کا فاصلہ طے کر لیا۔ ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ اپنے عقب میں ایک کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس کیا۔ وہ دونوں تیزی سے ایک گاڑی کی آڑ میں دبک گئے۔ باہر نکلنے والا شخص اپنے حلیے سے کوئی چپڑاسی وغیرہ محسوس ہو رہا تھا، جس نے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی خود پر جمی نظروں سے قطعی بے خبر وہ برآمدے میں بائیں جانب آگے بڑھا اور سب سے آخری دروازے میں غائب ہو گیا۔ اس کے اوجھل ہونے کے بعد وہ دونوں حرکت میں آئے اور گاڑیوں کے دروازے چیک کرنے لگے۔ پہلی 2 گاڑیوں کے دروازے ان لاک ملے۔ تیسری گاڑی کا دروازہ چیک کرتے ہوئے قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ اس گاڑی کے آگے اور پیچھے دونوں جانب کے دروازے ان لاکڈ تھے۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر اندر رینگ گئے۔ گاڑی کشادہ اس لیے دونوں ہی نشستوں کی درمیانی جگہ سمانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر خاموشی سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو اچھی بات ہے، دوسری صورت میں سواریوں کو یرغمال بنا کر نکلنا پڑے تو جھجکنا نہیں۔ عالم شاہ نے سرگوشی میں سرمد کو ہدایت دی، جس کی اس نے شد و مد سے تائید کی۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اتنی جدوجہد کے بعد بھی دوبارہ پھنس جانے کا مطلب ہوگا خود کو نقیب لاشاری جیسے انجام کے سپرد کر دے۔ فی الحال تو انہیں انتظار جیسے صبر آزما مرحلے سے گزرنا تھا۔ گاڑی جانے کس کی تھی اور کب اس شخص کو یہاں سے نکلنا تھا۔ اگر وہ کوئی وزٹر ہوتا تو جلد واپسی کے امکانات تھے، دوسری صورت میں شام 6 بجے سے پہلے گاڑی کا ہلنا مشکل تھا۔ اس طرح کی باتیں سوچتے اور ایک دوسرے کے سامنے ان کا اظہار کرتے ہوئے وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج پون گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ انہوں نے کچھ آوازیں سنی۔ ایک مردانہ آواز، اس کے ساتھ ہی سریلا سا نسوانی کہکا۔ وہ دونوں آپس میں بات کرتے اس طرف آ رہے تھے۔ عالم شاہ اور سرمد نے خود کو مزید دبکا لیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آنے والے اس گاڑی میں بیٹھیں گے، البتہ دلی دل میں دعا ضرور کر رہے تھے کہ ان کی
والی گاڑی کے مالک ہوں، اس طرح ان کی مشکل ذرا جلدی آسان ہو جاتی۔ دعا نے قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ وہ جس گاڑی میں موجود تھے اس کا اگلا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا۔ تمہاری کمپنی میں مزہ آیا مس سیمی، اگر مجھے کام میں جانا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا پسند کرتا۔ دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کے بجائے وہ فی الحال باہر ہی کھڑا اپنے ساتھ یہاں تک آنے والی لڑکی سے مخاطب تھا۔ آواز سن کر عالم شاہ اور سرمد دونوں ہی گنگ رہ گئے۔ وہ 100% بازل تھا، یعنی وہ جس گاڑی میں یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنا بیٹھے تھے وہ بازل کی تھی۔ آپ اپنی فرصت میں دوبارہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سر، میں تو روزانہ یہاں موجود ہوتی ہوں، تیمی نے جواب میں فراخ دلی سے پیشکش کی۔ پچھلے دروازے سے ٹیک لگا ایک خاص ادا سے کھڑی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ گاڑی کے شیشے رنگین تھے اور باہر سے دیکھنے پر اندر کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اوکے، تو پھر جلد ہی تم سے ایک بھرپور ملاقات ہوگی۔ بازل کا انداز معنی خیز تھا۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی گولی کی طرح وہاں سے نکلی۔ گیٹ کراس کرتے اس نے موبائل پر کسی سے رابطہ کیا۔ میں نکل گیا ہوں، تم لوگ مجھے جوائن کر لینا، بس 2 گاڑیاں اور 4-5 بندے کافی ہوں گے۔ زیادہ رش لگانے کا مطلب ہوگا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ ہم جتنی خاموشی اور بے نیازی سے کام کر لیں گے اتنی ہی آسانی سے مال شفٹ ہو جائے گا، لیکن خیال رکھنا تم لوگوں کی تیاری بھرپور ہونی چاہیے تاکہ کوئی اپسیٹ ہونے سے بھرپور جواب دے سکو۔ کوئی سوال ذہن میں ہو تو اسے پوچھ سکتے ہو۔ وہ اس کی سرد و سخت آواز اچھی طرح سن سکتے تھے۔ اوکے، تو پھر ملتے ہیں۔ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس سے ذرا سا توقف کیا، پھر مختص جملہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی گاڑی میں پرشور موسیقی بجنے لگی۔ پرشور ہیجان خیز موسیقی کے ساتھ ساتھ بہت تیز رفتاری سے دوڑتی گاڑی بازل کی شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سرمد نے اشارے سے عالم شاہ سے دریافت کیا کہ آیا بازل کو قابو میں کر لیا جائے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے بازل کی گفتگو کا جو حصہ سنا تھا اسے اس تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ دیکھنا چاہتا کہ بازل کہاں اور کس مال کی ڈلیوری لینے جا رہا ہے۔ اچانک ہی گاڑی میں چلنے والی موسیقی بند ہو گئی اور بازل کی آواز سن کر اس کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسے بھاگ سکتے ہیں وہ دونوں؟ بولنے سے زیادہ دھاڑا، لیکن پھر خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ انہیں ہر حال میں تلاش کر کے دوبارہ قبضے میں لو۔ میں مل میں بھی ہائی الرٹ کرتا ہوں، انہیں کسی حال میں نکلنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ تہہ خانے سے ان کا غیاب ظاہر ہو گیا ہے اور بازل کو اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہیلو میرو، ہاں دیکھو، خفیہ راستے سے 2 افراد مل میں داخلے کی اطلاع ہے۔ تم سیکورٹی ہائی الرٹ کر دو کہ چڑیا کا بچہ بھی مکمل اطمینان کے بغیر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اپنے 2-4 خاص بندے ساتھ لے کر انہیں چپے چپے پر تلاش کرو۔ اب وہ دوسری کال پر مصروف تھا۔ خیال رکھنا انہیں ہلکا نہیں لینا ہے، وہ لڑنے بھیڑنے والے ماہر لوگ ہیں اور خالی ہاتھ بھی کم نہیں ہیں۔ وہ جس طرح فون پر ہدایت دے رہا تھا اس سے ظاہر تھا کہ شدید غصے میں بھی اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ اس کال کے بعد بھی اس نے مزید ایک اور کال کی اور مزید ہدایت جاری کی، لیکن اس کی گاڑی کی رفتار میں قطعی کمی نہیں آئی۔ فون کالز کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی موسیقی دوبارہ جاری ہو گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ سفر جاری رہنے کے بعد اس نے گاڑی روک لی۔ میں پہنچ گیا ہوں پوائنٹ پر، مال کب تک نکلے گا؟ وہ ایک بار پھر فون پر مصروف تھا۔ مطلب آدھ گھنٹہ لگ جائے گا۔ دوسری طرف سے جو جواب ملا اسے سن کر اس نے اندازہ قائم کیا اور فون کان سے لگائے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی آواز معدوم ہوئی تو سرمد نے رسک لیتے ہوئے سر اٹھا کر باہر جھانکا۔ وہ فون کان سے لگائے سڑک پار جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نکل چلے سائیں، موقع اچھا ہے۔ اس نے عالم شاہ کو بھی بتی سبز ہونے کا اشارہ کیا۔ اگلے لمحے دونوں گاڑی سے باہر تھے۔ بہت دیر محدود جگہ پر دبکے رہنے سے جسم کچھ اکڑ گیا تھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہاتھ پیر کھلنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ارادہ ہے سائیں؟ وہ آہستہ قدموں سے باجن حرکت کر رہے تھے، لیکن نظریں سڑک پار موجود بازل پر جمی تھی، جو اب موبائل کان سے ہٹا کر ایک پان کی دکان پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ ایک عدد موبائل اور تھوڑی سی رقم حاصل کرنا ہے، عالم شاہ نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے سن کر سرمد پہلے تو حیران ہوا، پھر بات شاید سمجھ میں آ گئی اور بغور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ یہ علاقہ ماحول کے اعتبار سے باقی شہر سے ذرا مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ سڑک بہت اچھی حالت میں نہیں تھی، لیکن اس پر مسلسل ہیوی ٹریفک گزر رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں اور چائے خانہ وغیرہ موجود تھے، لیکن ان کے تزئین و آرائش پر توجہ نہیں دی گئی تھی اور خاصی میلی میلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اطراف میں چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان خواتین کا وجود تک نہیں تھا، البتہ بچے ضرور دکھائی دے رہے تھے جو یقیناً دکانوں کے پیچھے جاتی گلیوں میں موجود کچے پکے مکانوں کے مکین تھے۔ ہوا میں نمی اور نمکینی کا بڑھتا ہوا تناسب سمندر کی قربت کا اعلان کر رہا تھا۔ ادھر اس گلی میں چلتے ہیں۔ سرمد نے ایک پتلی سی گلی کی طرف اشارہ کیا تو عالم شاہ نے اس قدم اس جانب بڑھا دیے۔ اپنے اجاڑ ہولیوں اور معمولی لباس میں اس جگہ نمایاں نہیں ہو رہے تھے کہ ارد گرد کم و بیش ان جیسے ہولیے والے مزدور پیشہ افراد کی بہتات تھی۔ گلی میں داخل ہو کر عالم شاہ نے سرمد کے انتخاب کی داد دی۔ اس پتلی سی گلی میں چند ایک مکانات کے ہی دروازے موجود تھے اور زیادہ تر کھڑکیاں اور ہوادانی دکھائی دے رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ مکانات کے عقبی گلی میں تھے۔
जबकि दूसरी जानिब मौजूद सपाट दीवारें उस फैक्ट्री की थी जिसकी चिमनी से निकलता धुआं इन्हें इस सड़क से ही देख लिया था। वो फैक्ट्री की सपाट दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। अब इन्हें शिकार का इंतजार था। ये इंतजार तवील नहीं था, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से तवील महसूस हुआ। तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट के वक्फे से उन्होंने एक नौजवान लड़के को गली में दाखिल होते देखा। वो मोबाइल फोन पर बात करता हुआ आ रहा था और इतना मगन था कि इन दोनों की मौजूदगी पर तवज्जो भी नहीं दी। उन्होंने इसे अपने करीब से गुजरता 2 कदम आगे निकलने दिया। फिर ऐसी फुर्ती इस पर हमला हुआ कि बेचारे को आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला। आलम शाह ने मोबाइल इसके हाथ से गिरने से कब्र झपट लिया। सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ था। वो दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज आ रही थी, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लिया अनीस, इस बार मैं अम्मा के साथ आऊंगी तो मुझे घर पर ही मिलना। अम्मा की मामी से बनती नहीं और मेरे बड़े मिन्नत तरले करने पर तेरे घर आने पर राजी होती है। मैं इतनी मुश्किल से आऊं और आगे से तू ही गायब हो तो फिर आने का फायदा। यहाँ बदल जाने वाली सूरत हाल से वो बेखबर अपनी बोले जा रही थी। आलम शाह ने दिली दिल में इससे मुआज़रत करते हुए लाइन काट दी और तेजी से अपना मतलूबा नंबर डायल किया। 2 घंटों के बाद कॉल रिसीव कर ली गई और सच्चल की आवाज़ सुनाई दी। सवाल जवाब का वक्त नहीं सच्चल, फौरन गाड़ी और बंदे लेकर मेरे पास पहुंचो। इसने सच्चल को हदायत देते हुए इस इलाके के बारे में बताया जब इस वक्त मौजूद थे। जो हुक्म साईं। इसके लहजे ने सच्चल को हैरत का इजहार करने का भी मौका नहीं दिया। फिलहाल हमारा इसी नंबर पर राब्ता रहेगा जिससे मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। इससे अपने फ़ोन पर ध्यान रखना। इसने सच्चल को तायद करके सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इतनी देर में सरमद लड़के से फारिग हो चुका था। लड़के को बेहोशी की हालत में फैक्ट्री की दीवार के साथ लिटा दिया था। उसके पास मौजूद रकम सरमद के हाथ में थी। कुल 850 रुपये मिले हैं। आलम शाह को फ़ोन से फारिग होते देखकर इसे इत्तला दी। कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, इसने जवाब दिया और दोनों लंबे डग भरते गली से बाहर आ गए। मैंने सच्चल से आने का कह दिया लेकिन वक्त कम है, इतनी जल्दी वो पहुंच नहीं सकेगा। हम टैक्सी अरेंज कर लेते हैं। बोलने के साथ ही वो एक टैक्सी की तरफ बढ़ गया। सरमद ने इसकी तकलीफ की। हाँ भाई चलोगे? टैक्सी के करीब पहुंचने से मैले कपड़े से विंडस्क्रीन चमकाने की कोशिश में मसरूफ 30-35 साल ड्राइवर से पूछा। ज़रूर, लेकिन इसके जवाब देने से कबल ही पिछले नशीस पर बैठ चुके थे। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने कपड़ा झटक कर कंधे पर डाला और उनकी जसारत पर इन्हें घूरते हुए कदरे नाराज लहजे में बोला, नाराज ना हो भाई, वो महंगा किराया देंगे, ये लो 500 एडवांस रख लो। सरमद इसे मनाने वाले अंदाज में कहा और सब्ज नोट इसके हाथ पर रख दिया। नोट देखकर नरम पड़ गया लेकिन उसने सख्ती से बोला, अपने को किसी के फड्डे में पड़ने का नहीं। कोई गड़बड़ हुई बात है तो यहीं से फूट लो। कोई गड़बड़ नहीं यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर का काम है। थोड़ी देर में ही तुम दिन भर की दिहाड़ी से ज़्यादा कमा लोगे। सरमद ने इसे लालच दिया तो वो ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। इस दौरान आलम शाह ने कोई 5वीं बार बजने वाला फ़ोन झुंझुलाकर बंद किया। फ़ोन की स्क्रीन पर नाजो का नाम आ रहा था और यकीनी वही थी जो फ़ोन के मालिक अनीस को अपनी आमद की इत्तला दे रही थी कि अचानक आलम शाह ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। कहाँ चलना है? ड्राइवर ने इग्निशन में चाबी घुमाते हुए दरियाफ्त किया। थोड़ा रुको फिर बताते। आलम शाह ने इसे जवाब देते हुए बादल की गाड़ी की तरफ निगाह डाली। बादल गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। इसके करीब एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ था। जरा सा दाएं बाएं नजरें घुमाने पर 2 ऐसी गाड़ियां नजर आ गई जिनके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसमें बादल के आदमी मौजूद होंगे। 2-3 मिनट मजीद गुजरे तो बादल ने होंठों में दबा सिगरेट निकालकर सड़क पर फेंका और अपनी गाड़ी में सवार हो गया। इसके करीब खड़ा बंदा भी भागकर दूसरी तरफ से फ्रंट सीट पर सवार हो गया। तैयार रहो, आलम शाह ने सरगोशी में ड्राइवर को हदायत दी। इसने इंजन स्टार्ट कर दिया। सड़क पर रवानवा हैवी ट्रैफिक के दरमियान जैसे ही एक कंटेनर बरदार ट्रालर नमूदार हुआ, बादल की गाड़ी ने हरकत की, साथ ही एक दूसरी गाड़ी भी हरकत में आई। एक गाड़ी कंटेनर बरदार ट्रॉलर से आगे निकल गई जबकि बादल और दूसरी गाड़ी ने कंटेनर के पीछे चलना शुरू कर दिया। चलो, इसे टैक्सी ड्राइवर को हदायत दी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर रकम के लालच तो आकर लेकिन डरा हुआ भी था। कह दिया ना, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें जरा होशियारी से इस गाड़ी के पीछे चलना है। दरमियान में हो सकता है हमारे साथी हमें ज्वाइन कर ले तो हम तुम्हें फारिग कर देंगे। आलम शाह ने तसल्ली करवाई और साथ ही सच्चल को कॉल कर दी और इसे अपने रवानगी से आगाह किया। इसके बाद वो वक्फे से मैसेज के जरिए इसे अपनी लोकेशन से आगाह करता रहा। अच्छी बात यह थी कि नाजो अपनी नाराजगी का ऐलान करने वाला मैसेज करने के बाद अब चैन से बैठ गई थी। जिसकी कॉल का आने का सिलसिला खत्म हो गया था। तकरीबन 25 मिनट का सफर तय हुआ था कि सच्चा ने अपने नजदीक पहुंच जाने की इत्तला दी। आलम शाह ने टैक्सी की निशानदेही की जिसमें वो सफर कर रहे थे। अभी वो रश वाली सड़क से गुजरे थे। इसे टैक्सी छोड़ने के बजाय इसने सच्चर को अपने पीछे आने का हुक्म दिया। सफर अपनी मखसूस रफ्तार से जारी रहा। आखिर वो पुरहजूम सड़क को छोड़कर एक ऐसी सड़क पर आ गए जहाँ ट्रैफिक कम था और बहुत दूर तक सड़क बिल्कुल सीधी चली जा रही थी। टैक्सी रोक लो, आलम शाह ने टैक्सी ड्राइवर को हुक्म दिया। इसने टैक्सी एक साइड पर रुकते ही सच्चल की गाड़ी इनके करीब आकर खड़ी हो गई। इस गाड़ी में सच्चल अकेला था जबकि इसके पीछे रुकने वाली गाड़ी में 4 मुसल्लह बंदे दिखाई दे रहे थे। आलम शाह के हुक्म पर सच्चल ने चंद नीले नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर रखे। इनमें से आधे नोट और ये मोबाइल इस इलाके में जहाँ से तुमने उठाया है, अनीस नामी बंदे को तलाश कर इसे पहुंचा देना। अनीस को ढूंढने में तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
जिससे हमने बेहोश करके बिस्किट फैक्ट्री की पिछली गली में डाला था। इस हवाले से तलाश करोगे तो जल्द मिल जाएगा। आलम शाह जो टैक्सी में बैठे बैठे ही सारा कॉल रिकॉर्ड और मैसेज डिलीट कर चुका था, मोबाइल ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए बोला तो इसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिला दी। कीमती गाड़ियों और मुसल्लह अफराद ने से बावर करा दिया था कि आम से हुले में मिलने वाले ये लोग आम बहरहाल नहीं है। धोखे का मत सोचना, ये मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम खुद चेक कर लेंगे कि रकम और मोबाइल इनीस तक पहुंचे या नहीं। इसने ड्राइवर को धमकाना जरूरी समझा। धोखे का सवाल ही पैदा नहीं तो माई बाप। ड्राइवर ने यकीन दहानी करवाई तो वो सरमद के साथ सच्चे वाली गाड़ी में जा बैठा। बाजल और कंटेनर वाले काफिले को खोदेने का कोई डर नहीं था। इनकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी, जबकि इनके पास भी इतनी गाड़ियां मौजूद थी। ये गाड़ियां एक बार फिर स्टार्ट हुई और हरकत भी आ गई। अभी चंद गज का फासला तय किया था कि फजा धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। धमाके इतने शदीद थे कि लगता था कि किसी दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया हो। गाड़ियां चलाने वालों के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बहकने लगे और मुश्किल इन्हें काबू करके वो ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गए। सवारों ने झटकों से संभलकर हवास काबू में आने पर अपने सामने देखा तो मंजर पर धुएं और आग के शोलों की हुक्मरानी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।